नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है देश। 17वां लोक सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, हर सेक्टर में भारत को लहराना है परचम। सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी समाप्त करने को बताया सफलता का मूल मंत्र। विदेशी धरती पर एक बार फिर बिगड़े राहुल गांधी के बोल। चुनाव आयोग की नियत और निष्पक्षता पर उठाए सवाल। भाजपा ने राहुल पर विदेश में देश का नाम खराब करने के लगाए आरोप। कहा, संवैधानिक संस्थानों का अपमान करना राहुल की पुरानी आदत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पहुंचे मुर्शिदाबाद। पीड़ित लोगों से की मुलाकात। ममता सरकार पर तुष्टीकरण का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं को याचिकाकर्ताओं ने लिया वापस। नक्सल मुक्त भारत अभियान में बड़ी सफलता। झारखंड के बोकारो में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी सहित 8 नक्सलियों को मार गिराया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा अभियान निरंतर जारी। और 88 साल की उम्र में पॉप फ्रांसिस का हुआ निधन। वेटिकन सिटी ने वीडियो जारी करके दी जानकारी। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। पीएम मोदी ने जताया शोक। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें लोक सेवा दिवस के अवसर पर लोक सेवकों को संबोधित किया। उन्होंने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान किए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने सदैव देश भर के लोक सेवकों को नागरिकों के हित में समर्पित होने, जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध होने और अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस वर्ष प्रधानमंत्री ने लोक सेवकों को जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में 16 पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सेवकों से नागरिकों देवो भव के भाव से काम करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि लोक सेवकों को विकसित भारत का शिल्पकार के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। संवेदनशील रहिए, गरीब की आवाज सुनिए, गरीब की तकलीफ समझिए, उनका समाधान करना अपनी प्राथमिकता बनाइए। जैसे अतिथि देवो भव होता है, वैसे ही नागरिक देवो भव इस मंत्र को लेकर के हमें चलना है। आपको सिर्फ भारत के सिविल सर्वेंट्स के रूप में ही नहीं, विकसित भारत के शिल्पकार के रूप में अपने दायित्व के लिए तैयार करना है। वो एक वक्त था, आप सिविल सर्वेंट बने, सिविल सर्वेंट के रूप में आगे बढ़े और आज भी सिविल सर्वेंट के रूप में सेवा कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है साथियों। मैं जिस रूप में आने वाले भारत को देख रहा हूं, जिन सपनों को मैं हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों की आंखों में देख रहा हूं, और इसलिए मैं अब कह रहा हूं कि आप सिर्फ सिविल सर्वेंट नहीं हैं, आप नए भारत के शिल्पकार हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर समग्र विकास और नवाचारों पर ई-बुक्स का विमोचन भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने 3400 से ज्यादा कानूनों में बदलाव किया है और इसे लेकर उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने लक्ष्य के दबाव में के आगे घुटने नहीं टेके। हमने 3400 से ज्यादा लीगल प्रोविजंस को भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। मुझे याद है, जब हम कंप्लायंसेस का बर्डन कम करने के लिए काम कर रहे थे, जब व्यापार कारोबार के दौरान होने वाली कुछ गलतियों को
डीक्रिमिनलाइज कर रहे थे तो मेरे लिए आश्चर्य था, कुछ कोने में विरोध के स्वर भी उठा करते थे। कई लोग कहते थे आज तक नहीं हुआ, आप क्यों कर रहे हैं, चलता है चलने दो, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, कंप्लायंस करने दीजिए, आप क्यों अपना काम खुद बढ़ा रहे हैं। चारों तरफ से चर्चाएं चलती थी, दबाव आते थे, लेकिन जिस लक्ष्य को प्राप्त करना था उस लक्ष्य का दबाव इन दबावों से ज्यादा था। और इसलिए हम दबावों से दबे नहीं, हम लक्ष्य के लिए चल पड़े। हम पुरानी लीक पकड़कर चलेंगे तो हमें नए परिणाम मिलना मुश्किल है। जब हम कुछ अलग करेंगे और तभी तो अलग परिणाम भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरस्कृत लोक सेवा अधिकारियों के साथ संवाद किया। उन्होंने खासतौर से पीएम मोदी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया और उनसे जरूरी दिशा निर्देश भी प्राप्त किए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर फिर एक बार देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने बोस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ एक सत्र में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने पिछले साल हुए महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने देश की चुनाव प्रणाली और निर्वाचन आयोग की मंशा को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे लिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और ये बिल्कुल साफ है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। विदेशी धरती पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर आरोप लगाने पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत का अपमान किया है। राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात नहीं है, ये एक सुर्खी है आज की। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी याद रखें कि उन्होंने डकैती की है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड का केस डकैती का केस है। विदेश में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, जिस थाली में खाते हैं उस पर छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। विदेशी धरती पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर आरोप लगाने पर बीजेपी लगातार अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे रही है। इसी में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, यही उनकी पहचान बन चुकी है। ये यही दिखाता है कि कुछ लोग पीएम मोदी का विरोध करते करते भारत के विरोध में उतर आए हैं। भारत के ही खिलाफ भारत की बदनामी की सुपारी लेने का काम राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने किया है। राहुल गांधी ने तो एक बार बोल दिया, आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। अब इंडियन स्टेट के साथ फाइट करते करते इंडियन इंस्टीट्यूशन से भी सवाल उठाना। जब जुडिशरी आपके पक्ष में फैसला दे, जुडिशरी ठीक। जब आप चुनाव जीतो तब इलेक्शन कमीशन कर्नाटका तेलंगाना में ठीक, हिमाचल में ठीक, परंतु जब आप चुनाव हार जाओ महाराष्ट्र और हरियाणा में तो इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ो। दरअसल अपने आप को हार से बचाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है, यही इनका फसाना है।
वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा के बाद आज पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और न्याय दिलाने के लिए हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार का जिक्र किया और साथ ही बंगाल सरकार और उन्होंने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ने अब तक इस घटना की निंदा तक नहीं की है। एनालाइज किया गया, देव देवियों की मूर्ति जो थी उस मूर्ति को तोड़ा गया और उस मूर्ति को अपमानित भी किया गया। टोटल 56 शॉप्स जो हिंदुओं के थे उसे तोड़ दिया गया, पूरी तरीके से लूट लिया गया। एक भयंकर स्थिति यहाँ पे किया गया और ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी खुद इसके बारे में एक भी निंदा का शब्द उन्होंने अभी तक इशू नहीं किया, जारी नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस के तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से स्पेशली इस तरीके की घटना की निंदा करती हुई कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में दायर दोनों याचिकाओं को याचिकाकर्ताओं ने वापस ले लिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका जल्दबाजी में तैयार हुई दिखती है। इस तरह के मुद्दे पर अधिक गंभीरता बरतने की जरूरत है। याचिकाकर्ता वकील शशांक शेखर झा ने मौजूदा याचिका वापस लेकर बेहतर तरीके से तैयार नई याचिका दायर करने की अनुमति मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। इससे पहले सुनवाई में याचिकाकर्ता विशाल तिवारी और शशांक शेखर झा ने अपनी बात रखी। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि जिन लोगों के पलायन की बात याचिका में कही गई है, क्या उससे जुड़ा ब्यौरा याचिका में दिया गया है। याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स को देखकर याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा क्या आर्टिकल 226 के तहत कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती है। मुर्शिदाबाद हिंसा में कुल 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग राहत शिविर में ठहरे हुए हैं। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और हाई कोर्ट के निर्देश पर ही हिंसा पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बलों को प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। वहीं भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार चलाना ममता बनर्जी के बस की बात नहीं है। राज्य में अवैध घुसपैठ का मामला हो या फिर धार्मिक आधार पर हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटने की बात हो, ममता बनर्जी की सरकार सबसे आगे है। ममता बनर्जी जी के बस की बात ही नहीं रही बंगाल की सरकार चलाना। बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण मिलती है, रोहिंग्या मुसलमानों को शरण मिलती है, फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते हैं और धार्मिक आधार पर राज्य में हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम वहाँ पे किया जाता है। रामनवमी के जुलूसों पर पथराव किए जाते हैं, गोली चलाने आगजनी की घटनाएं होती हैं। मंदिर में जाने पर या हिंदू उत्सव मनाने पर वहाँ पर एक तरह से रोक टोक के लगते हैं। और यही नहीं, जब वक्फ बिल पास होता है तो उसके बाद जानबूझकर वहाँ पर ऐसा वातावरण बनाया जाता है जहाँ पर हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़े। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस 4 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ पूरा परिवार भी भारत की यात्रा पर है। उपराष्ट्रपति का पालम हवाई अड्डे पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनकी अगवानी की। वेंस के तीनों बच्चे इस दौरान भारतीय परिधानों में नजर आए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भारत पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज पहले दिन वेंस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। वेंस के साथ अमेरिकी प्रशासन के कुछ अधिकारी भी हैं। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। इस मुलाकात में भारत अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की जा सकती है। अमेरिका रवाना होने से पहले वेंस अपने परिवार के साथ जयपुर और आगरा भी जाएंगे। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सपरिवार अक्षरधाम मंदिर के दर्शन भी किए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति अक्षरधाम में करीब 55 मिनट रहे। उपराष्ट्रपति ने भगवान स्वामीनारायण के चरणविंद के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने भारत उपवन का दौरा किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति का पूरा परिवार साथ में था। अक्षरधाम मंदिर की प्रवक्ता राधिका शुक्ला ने कहा कि उनका अनुभव अविस्मरणीय था।
भगवान स्वामीनारायण के चरणारविंद के साथ उन्होंने यात्रा का आरंभ किया। आगे बढ़ते उन्होंने भारत उपवन के दर्शन किए। गार्डन देख के उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। आगे जाके उन्होंने गजेंद्र पीठ का दर्शन देखा। वहाँ पे गजेंद्र पीठ करके बहुत ही अच्छा एक हाथी की परिक्रमा बनाई है, जहाँ पे 3 डिफरेंट एलिमेंट के साथ वहाँ पे रखा गया है, एलिफेंट विथ नेचर, एलिफेंट विथ डिवाइन और एलिफेंट विथ ह्यूमन। तो वो नक्काशी देख के वो बहुत ही अभिभूत हो गए। फिर ऊपर गए वो गर्भगृह में भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति ऐसे मनोहर दर्शन करके उन्होंने वहाँ पे विश्व शांति के लिए और सभी के बीच में सुहृद भाव और संवादिता बनी रहे, उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। अक्षरधाम की ये जो मुलाकात उनकी रही तो वो यादगार बनी रहे, उसके लिए उनको एक स्मृति भेंट भी दी गई थी, ताकि अविस्मरणीय ये उनकी जो याद है वो हमेशा बनी रहे। वहीं झारखंड के बोकारो में सुरक्षा बलों को नक्सल के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सलियों में से एक की शिनाख्त भाकपा माओवादी संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर प्रयाग मांझी के रूप में हुई है। उस पर राज्य सरकार ने 1 करोड़ का इनाम रखा था। उसे नक्सली संगठन में विवेक के नाम से जाना जाता था। पिछले कुछ महीनों से ये गिरिडीह के पासनाथ पहाड़ी और आसपास के इलाके में सक्रिय था। झारखंड के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा में 100 से भी अधिक नक्सली वारदातों में उसका नाम शामिल था। सीआरपीएफ और पुलिस बल की संयुक्त टीम ललफनिया थाना क्षेत्र के लुगू पहाड़ और उसकी तराई वाले जंगली इलाके में सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इस दौरान जंगल में छिपे नक्सलियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग की। सर्च ऑपरेशन में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जवान शामिल हैं। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। झारखंड में इस वर्ष पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में अब तक कई नक्सली मारे जा चुके हैं। इसके लिए एक बहुत सफलतापूर्वक दिन है आज, और हमारी जांबाज फोर्सेस ने आज माओवादियों के गढ़ में घुस करके 8 माओवादियों को मार गिराया है, और उसमें हमारे को 4 इंसास, 1 SLR, 1 रिवॉल्वर और कुछ अन्य हथियार बरामद हुए हैं। और इस पूरे ऑपरेशन का टोटल जो श्रेय जाता है वो हमारी जेजे, हमारी जिला पुलिस और हमारी सीआरपीएफ, ये तीनों ने मिलकर के इस ज्वाइंट ऑपरेशन को किया। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की नक्सल खात्मे को लेकर एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता जताई। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने ट्वीट में लिखा कि नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा अभियान निरंतर जारी है। आज सुरक्षा बलों को नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए चल रहे अभियान में एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली। झारखंड के बोकारो में लुगू हिल्स में मुठभेड़ में 8 माओवादियों मारे गए हैं, जिनमें एक शीर्ष स्तर का नक्सली विवेक, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, और 2 अन्य कुख्यात नक्सली शामिल हैं। हमारा अभियान जारी रहेगा है और ये हमारे सुरक्षा बलों के प्रयासों से हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो रहे हैं। यात्रा के दौरान पीएम एक खजूर प्रोसेसिंग यूनिट का दौरा करेंगे, जहां बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आने की खबर से फैक्ट्री में काम करने वाले लोग बहुत खुश हैं। देखिए जद्दा से संवाददाता नीरज सिंह की रिपोर्ट। सऊदी अरब और बात खजूर की ना की जाए तो यात्रा भी अधूरी रहती है और कहानी भी अधूरी रहती है। इस समय हम सऊदी अरब के जिद्दा में हैं, और जिद्दा में एक ऐसी फैक्ट्री में है जहां पर खजूर के प्रोसेसिंग का काम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिद्दा में इस फैक्ट्री में विजिट करने वाले हैं, और इस फैक्ट्री में जो भारतीय कामगार हैं, इसके अलावा सऊदी अरब के अलग अलग हिस्सों से भी लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो भारतीय लोगों से मुलाकात भी करेंगे। सलमान इस समय हमारे साथ हैं, जो ओनर है। सलमान, ये कितने ऑनर की बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिद्दा आ रहे हैं, और जिद्दा में आप खुद भारतीय हैं और इस फैक्ट्री के ऑनर भी हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ काम करते हैं, तो कितने ऑनर की बात है ये तो बहुत ऑनर की बात है। अभी इंडिया में 140 करोड़ आदमी रहते हैं, उसमें से इधर हम लोग 100 या 150 आदमी को मौका मिलेगा उनको देखने का, मिलने का। आदमी की
वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। आदमी भी काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी खुश है। हमारा देश का पीएम आएगा सर, बहुत खुशी की बात है सर। हमारा कंपनी में देख के जानकारी लेंगे सर, अच्छा लगेगा, बहुत खुशी की बात है सर। हमारा देश का पीएम है, गौरव है सर। प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं, खासतौर से जो भारतीय लोग हैं उनसे इंटरेक्ट भी करते हैं, इंटरेक्शन भी करते हैं। प्रधानमंत्री का आना, भारतीय लोगों से मिलना, ये कैसा मतलब फील आता है? पिछले 8-10 सालों में आप देखें कि किस तरह का आपको चेंजेस दिखाई दिया, और खासतौर से एक प्रधानमंत्री जब अपने लोगों के बीच में जाता है। ये आप किसी भी, खास करके ब्लू कॉलर लेबर को, आप किसी को भी पूछ लेंगे आप कैसे हो, आपको सही ट्रीट कर रहे हैं, उसको एक अप्रिसिएशन, एक ताकत आती है कि कोई पूछ रहा है हमें, हमारी कीमत है। और ये पहले कभी हुआ नहीं हिस्ट्री में। अभी आप ये देखें कि खजूर के अगर हम काम की बात करें, कारोबार की बात करें, तो ज़्यादातर सऊदी अरब के लोगों के हाथ में रहता था। आपको कैसा लगता है कि एज ए इंडियन, मतलब आप खजूर के उत्पादन से लेके और उसके एक्सपोर्ट करने में भी आप खुद अकेले हैंडल करते हैं? अभी सऊदी में सबसे बड़े एक्सपोर्टर, सबसे बड़ी कंपनी हम लोग की है। और हाँ, ये तो आप जो बात कहें काफ़ी चेंज हो गया है। पहले सऊदी लोग सही होता था, अभी फॉरेनर्स कर रहे हैं। और सऊदी ने हम लोग का भी फर्स्ट फार्म ओनर सऊदी में भी हम लोग हैं। तो और सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश फार्म भी हम लोग का ये सऊदी में है। तो काफ़ी इधर सऊदी में चेंजेस आ चुके हैं। आज जो भी हो रहा है सऊदी का, जो भी विजन 2030 चल रहा है, जो भी लोग एक्सपोर्ट, वो पीएम सर के सपोर्ट के बगैर होता ही नहीं। इंडिया ने जो रास्ता खोला है सऊदी के साथ, काम, जो ट्रेड रिलेशंस डेवलप किए, उसके बगैर तो हो ही नहीं पाता। तो ये सब अभी पीएम सर के आने से ही हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिद्दा में इस खजूर फैक्ट्री है, यहाँ पर पहुँचेंगे, वर्करों के बीच में संवाद करेंगे, उनके अनुभवों को सुनेंगे। और सलमान ने खुद बताया कि ये एक चेंज है कि पहले खाड़ी देशों में, सऊदी अरब में भारतीय लोग जाते थे, काम के सिलसिले में जाते थे, लेकिन अब भारतीय सऊदी अरब में फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं, सऊदी अरब आने वाले भारतीयों को रोज़गार दे रहे हैं, और सऊदी अरब के लोगों को भी रोज़गार देकर यहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। और यही विज़न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है। कैमरामैन जयशंकर के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, जिद्दा, सऊदी अरब। पोप फ्रांसिस का वेटिकन सिटी में निधन हो गया है। वे लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। निमोनिया की शिकायत के बाद पोप फ्रांसिस पिछले दिनों अस्पताल में भर्ती हुए थे। पोप फ्रांसिस की मौत की खबर वेटिकन सिटी से दी गई है। वेटिकन के कैमरलेंगो कार्डिनल केविन फेरल ने घोषणा की कि पोप फ्रांसिस का सोमवार सुबह निधन हो गया। पोप फ्रांसिस 88 साल के थे। उनकी मौत की खबर के बाद पूरी दुनिया के 1.4 अरब कैथोलिक शोक में डूब गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि पोप फ्रांसिस के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। इस शोक और स्मरण की घड़ी में दुनिया भर के कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। पोप फ्रांसिस को दुनिया भर के लाखों लोग हमेशा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में याद रखेंगे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही प्रभु यीशु मसीह के आदर्शों को साकार करने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया था। उन्होंने गरीबों और वंचितों की निस्वार्थ सेवा की। जो पीड़ा में थे उनके लिए उन्होंने आशा की एक किरण जगाई। मैं उनके साथ हुई अपनी मुलाकातों को स्नेहपूर्वक याद करता हूं और उनके समावेशी तथा समग्र विकास के संकल्प से अत्यंत प्रेरित हुआ था। उनके भारत के लोगों के प्रति उनके स्नेह सदैव हमारे दिलों में अमूल्य रहेगा। परमात्मा उनकी आत्मा को अपने चरणों में शांति प्रदान करें। 88 वर्षीय रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती थे। वे फेफड़े के जटिल संक्रमण से पीड़ित थे। पोप के निधन से दुनिया के कैथोलिक ईसाइयों में शोक की लहर है। Pope
पोप फ्रांसिस का जन्म 17 दिसंबर 1936 को ब्यूनस आयर्स में जॉर्ज मारियो बर्गोलियो के रूप में हुआ था। वह रोमन कैथोलिक चर्च के 266वें पोप बने। वह लैटिन अमेरिका के पहले पोप और पहले जेसुइट पोप थे, जो कि रोमन कैथोलिक धार्मिक पुरुषों का एक समाज था। वे अपनी विनम्रता, सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण और चर्च में सुधार के प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। पोप फ्रांसिस ने वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। जॉर्ज मारियो बर्गोलियो का जन्म इतालवी प्रवासियों के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने एक रासायनिक तकनीशियन के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन बाद में पादरी बनने की प्रेरणा के कारण उन्होंने 1958 में जेसुइट संप्रदाय में प्रवेश किया और अपनी औपचारिक धार्मिक शिक्षा शुरू की। उन्होंने मानविकी का अध्ययन किया, ब्यूनस आयर्स में दर्शन शास्त्र में उपाधि हासिल की। उन्होंने हाई स्कूल स्तर पर साहित्य और मनोविज्ञान भी पढ़ाया। उन्होंने 1973 में जेसुइट के रूप में अपनी अंतिम प्रतिज्ञा ली और अर्जेंटीना जेसुइट प्रांत के सुपीरियर के रूप में काम किया। इस दौरान वह शिक्षा और आध्यात्मिक नेतृत्व से गहराई से जुड़े रहे और ईसाई मूल्यों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते रहे। बाद में बर्गोलियो को ब्यूनस आयर्स का सहायक बिशप नियुक्त किया गया और 1998 में ब्यूनस आयर्स का आर्क बिशप बनाया गया। 2001 में उन्हें कार्डिनल का पद प्रदान किया गया। आर्क बिशप के रूप में उन्होंने गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के लिए काम किया। 13 मार्च 2013 को बर्गोलियो को पोप चुना गया और उन्होंने असीसी के संत फ्रांसिस के सम्मान में अपना नाम फ्रांसिस रख लिया, जिन्हें गरीबों के प्रति सेवा के लिए जाना जाता है। उनके पोप काल की पहचान विनम्रता, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता से रही है। पोप फ्रांसिस ने लगातार गरीबों और प्रवासियों के अधिकारों की वकालत की और उनके साथ खड़े रहने के चर्च के कर्तव्य पर जोर दिया। उन्होंने वेटिकन के भीतर महत्वपूर्ण आंतरिक सुधारों को लागू किया और जलवायु परिवर्तन और अंतर धार्मिक संवाद सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।